स्टूडेंट्स, इट्स मी जगभान सर विद ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर की, पूरी हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए कैसा होता है ये 2D। पहली बात तो इसमें समझिए 2D ये कैसा है, 2D है। 2D कैसे, ऐसे ये लीनियर था 1D में था, अब ये कहीं ना कहीं फोल्डेड हो गया, ये 2D हो गया। और इसको बोलते हैं, ये हुआ कैसे 2D, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये मान लीजिए हमारे पास में कोई एक लीनियर थी ऐसे, इस तरह से, ऐसे ये 1D में था और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कुछ हुई। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये बन सकते हैं। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं इस तरह से ऐसे फोल्डेड होगी। ये वाला मान लीजिए इसको अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर ये नियर अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास आने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करें कि पास पास आ जाए यहाँ पे। तो इस वजह से ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब ये ऐसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे मैंने बनाया है, ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में है, समझिएगा इसको। तो ये मान के चलिए यहाँ पर और यहाँ पर ये बहुत पास पास में है, यहाँ पर आपस में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर हो गई बात? ये पास पास आने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसकी हेलिकल की अगर हम लोग डायमीटर देखते हैं, जैसे डायमीटर देखते हैं तो कितना है, ये 2.3 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर, ठीक है ना। और हम लोग एक हेलिक्स देखते हैं, हम एक हेलिक्स को यहाँ से ऐसे मानते हैं। अब जैसे यहाँ पर हेलिक्स है तो एक इसको मान लीजिए एक, तो ये बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी इसको एक हेलिक्स मान लेते हैं। तो ये एक हेलिक्स मान लेते हैं। एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो नियर अबाउट कितनी आ जाएगी, 5.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। और जो अमीनो एसिड है वो कितनी है, 3.6। मतलब वो 4 है, लेकिन पूरी 4 का कंट्रीब्यूशन नहीं है। 3.6 का ये मतलब नहीं है कि उसका ये मीन्स है कि 4 अमीनो एसिड है वहाँ पर, लेकिन 4 अमीनो एसिड का पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनमें से थोड़ा सा जो चौथा वाला है तो उनमें पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो चौथा वाला किसी और नेक्स्ट के लिए पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर प्रोलीन आ जाती है, यहाँ पर कोई अगर अमीनो एसिड आ गई प्रोलीन, तो प्रोलीन क्या होती है, वो हेलिक्स ब्रेकिंग होती है। ये हेलिक्स ब्रेकिंग है और प्रोलीन क्या करेगी, इस हेलिक्स को क्या करेगी, ब्रोक करेगी। अब यहाँ से हेलिक्स ब्रोक हो गई। अब इसके बाद अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रही है तो वो एक सीट के फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। ये बीटा प्लेटेड सीट है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, केराटिन ऑफ हेयर हैज हेलिकल स्ट्रक्चर सिमिलरली फिब्रोइन ऑफ सिल्क। सिल्क में देखिए जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं तो ऐसे तय लग जाती है उसमें से, फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्रेस करके उसको सही करते हैं। उसमें जो श्रिंकेन आते हैं, सिलवटें आ जाती हैं, तो वो इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती हैं। केराटिन ऑफ हेयर हैज हेलिकल स्ट्रक्चर सिमिलरली फिब्रोइन ऑफ सिल्क हैज प्लीटेड स्ट्रक्चर इन बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है ना। उसमें से जो सिल्क के कपड़े होते हैं, कोई भी हो सिल्क, तो सिलवटें आ जाती हैं, उसमें से श्रिंक हो जाते हैं वो लोग। तो हम लोग प्रेस करके उसको क्या करते हैं, उसको उस सलवट को या हम लोग जो श्रिंकन है उसको सही करते हैं, एकदम से प्लेन करते हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो सलवटें हैं वो हीट से, मीन्स ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ऐसे सलवट ले रहा है, ये यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम लोग ब्रेक कर दें, ये ब्रेक कर दें और ऐसे खींचते हैं तो एक लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा ये। तो अगर हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको हीट देनी पड़ेगी। हीट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। जैसे हम लोग करते क्या है, कभी कपड़ों में प्रेस करने के टाइम में देखते हैं कि प्रेस वाला जो होता है तो उसमें पानी मारता है, तो पानी से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है। पानी से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, उसमें कूलॉम्स लॉ का रोल है, वो अपना देखिएगा। तो दो चीज़ों से, एक पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो कम हो जाएगा, और दूसरा हम लोग हीट से उसको सही कर लेंगे। हीट से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है। जैसे हम लोगों के जो हेयर्स होते हैं, अगर कहीं पर ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रहे अगर,
तो क्या करते हैं उसको, या हम लोग गलत ढंग से सो गए तो वैसे के वैसे दब जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, फिर हम लोग पानी मार के उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। जब पानी मार के उसको सही करते हैं तो पानी मार के मीन्स वो नहा लेते हैं, सही हो जाता है अपने आप से। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। जो हमारे पास में अल्फा हेलिक्स फॉर्म है और बीटा प्लेटेड फॉर्म है, ये हमारा अल्फा हेलिक्स वाला हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा कैसा है, ये अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है, और ये हमारा बीटा प्लेटेड शीट है, ये शीट के फॉर्म में रहता है। तो वो किसकी वजह से रहा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है ना। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है तो वो ऐसे होता चला गया ये कह रहा है बीटा प्लेटेड शीट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये तो किसकी कैसे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। क्लियर हो गई बात। ये तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया अपना पूरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D फॉर्म में है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कई बहुत सारे एग्जांपल हैं, आइए हम उसके एग्जांपल भी देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, वो भी चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अब अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल, हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया था, तो उसमें से कौन है, ल्यूसीन जिपर है और जिंक फिंगर है। ये क्या है, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जैसे एसएसबी हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो सब इसमें आती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है। अब एग्जांपल इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड ट्रांसक्रिप्टेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर लाइक इनिशिएशन फैक्टर, वो सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं इसमें से। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ट्रांसक्रिप्टेज हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर लाइक इनिशिएशन फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर किस में आ जाएंगे, ये अपना अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अब देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर आप खुद सोचिए कि टर्सरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे बना होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना होगा, हम लोग देख लेते हैं। ये अपना हो गया ना, तो टर्सरी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसे बना होगा। इसमें से पहले पढ़ लीजिए, इसमें कह रहा है हेलिकल एंड नॉन हेलिकल रीजन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर फोल्डेड अपॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चर विच इज स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स। अब देखिए इसमें पढ़िए, एक आयनिक बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होगा। एक और बढ़ा लेते हैं इसमें से, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं, या ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी है। अब देखिए बनता कैसे है ये, जैसे अपने पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो गया। अब इनमें से ये किससे स्टेबलाइज्ड है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड है, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड है ये। अब इनमें अदर बॉन्ड्स और ज्यादा काम करने लगे, दूसरे अट्रैक्शन फोर्स काम करने लग गए, जैसे आयनिक बॉन्ड काम करने लग गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड काम करने लग गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड काम करने लग गया। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड देखिए क्या है, इनमें से कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो वाटर के साथ में बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वाटर से दूर भागते हैं, रिपल्सन फील करते हैं। रिपल्सन फील होने की वजह से वो और ज्यादा फोल्डेड होता है। जिस एक्वस मीडियम में रहते हैं ऐसे प्रोटीन, तो उस मीडियम में जो वाटर है उसको क्या करता है, उसको दूर भगाता है, तो वो थोड़ा सा और फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये भी एक रिपल्सिव फोर्स है। अब इनमें से अगर कोई भी ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से हो गया, जैसे अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑलरेडी है इनमें से। अब इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, और कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया। 4 बॉन्ड आपको याद रखना है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया। इतने ही बॉन्ड का जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें और ज्यादा फोल्डिंग बनेगी, ये सारा फोल्ड होके अपना स्ट्रक्चर एक तैयार कर लेगा कुछ इस तरह से। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, ये 3D स्ट्रक्चर में चला गया, ये और ज्यादा फोल्डेड हो गया।
वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे फोल्डेड हुआ और कहाँ कैसे बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगा। ये कुछ नहीं पता लगता है ये। तो ये अपने पास में टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो गई खत्म। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो इसमें से ये बात हो गई हमारी द हेलिकल एंड नॉन हेलिकल रीजन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, इतनी बात हो गई है। अब इसमें एक हम और अच्छी सी डिफिनेशन देना चाहते हैं आपको, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के है और भी उससे अच्छी, एनसीईआरटी से अच्छी लैंग्वेज है और एक कॉन्सेप्चुअल बेस है। वो देखिए क्या कहना चाहता है। यहाँ पे और लगा के मैंने लिखा है कि एक ये डिफिनेशन होगी और दूसरी डिफिनेशन ये होगी। कह रहा है इन थ्री स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। ये चीज ये फोल्ड हो जाएगी, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रीविसेस या पॉकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। क्रीविसेस और पॉकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव साइट, आर मेड। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और इस पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं इस पॉकेट को। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रीविसेस और पॉकेट्स इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट, जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं और उसमें से सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है। जैसे हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे ये कुछ हम इस तरह से ये स्ट्रक्चर, तो इसमें से अगर कोई सबस्ट्रेट, ये हमारा कौन हो गया, ये हमारे पास हो गया एंजाइम हो गया, जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। अभी ये कोई भी प्रोटीन है जो कैसी है, ये 3D प्रोटीन है, 3D प्रोटीन है, या और अच्छे से बात करेंगे हम लोग तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का। क्लियर हो गई बात। तो इसमें क्रीविसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं, ये पॉकेट बोलेंगे या इसी को हम लोग एक्टिव साइट नाम देंगे। और हमने जो इसको नाम दिया है वो क्या है, क्रीविसेस। क्या ये क्रीविसेस है, और इस क्रीविसेस में आके कोई कौन फिट हो जाएगा, आके कोई भी सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा, तो जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। ये जो हमारा ब्लू कलर का जो इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में एक्टिव साइट कैसे बोलते हैं, कैसे बनता है, वो जब ये चीज है, ये मान लीजिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब इतने सारे फैक्टर काम करने लग गए, इतने बॉन्ड काम करने लग गए, तो वो फोल्ड होके कुछ इस तरह से ऐसे बन गया, कुछ फोल्ड हो गया इसमें से। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट हो गया ये। और यहाँ पे एक्टिव साइट कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ बॉन्ड ओपन रहते हैं या एलिमेंट्स ओपन रहते हैं, और यहाँ पर आके दूसरे जो होते हैं वो इससे आके बॉन्डिंग करते हैं, आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, लेकिन बॉन्डिंग करेंगे। जैसे ही बॉन्डिंग करेंगे तो जब बॉन्ड बनते हैं नए, तो उससे हीट निकलती है उससे, और वो जो हीट एनर्जी है उससे जो निकल रही है, हीट एनर्जी जो निकल रही है, वही हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम ये काम कर रहा है, ऐसे ये एंजाइम ऐसे काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये एक्टिव साइट है अपना। तो एक्टिव साइट क्या होता है और एक्टिव साइट कैसे बनते हैं, ये समझ में आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करते हैं वो समझ में आया। कोई सबस्ट्रेट गया और वो सबस्ट्रेट जाके यहाँ पर फिट हो गया, जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो गया यहाँ पर बॉन्डिंग बनाया, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं उससे बॉन्डिंग बनाएगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी निकले, वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है ये समझ में आ गया। वो जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करता है उससे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मान लीजिए 100 कैलोरी की जो भी हीट एनर्जी लग रही थी, अब 20 की इसने दे दिया, जो एनर्जी इससे निकली बॉन्डिंग में, एक्टिव साइट की बॉन्डिंग में जो एनर्जी निकली है 20 इसने प्रोवाइड कर दी। तो अब चाहिए तो 80 ना, 100 से अब 80 की रिक्वायरमेंट है, हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से 80 देनी पड़ेगी। तो हमको ऐसा लगा कि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया 20 कैलोरी, लेकिन एक्चुअल में कैसे कम किया वो समझ में आ गया। वो ऐसे यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, वो इसलिए सबस्ट्रेट के पास चली जाती है। तो ये क्लियर हो गई कि एक्टिव साइट क्या होते हैं
और ये हीट एनर्जी को कैसे कम करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो सीधा सा है एंजाइम, और क्या है, एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज जैसे किसी एंटीजन को पकड़ के मारता है, तो कैसे पकड़ के कैसे मारेगा, उसके पास हाथ तो है नहीं कि पकड़ के उसको मारेगा। वो क्या करेगा, वहीं पर कहीं ना कहीं साइट होता है, उस साइट से उसको क्या करता है, बाइंड करता है। और बाइंड ऐसे ही करता है, जैसे यहाँ पर ये बात करी मैंने, तो ऐसे ही बाइंड करेगा ये। और सम हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, इंसुलिन भी ऐसे ही होता है, उनके पास भी साइट होते हैं जो शुगर को पकड़ने के लिए, शुगर उसमें जाके फिट हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, फिर शुगर को लेके अपना सेल के अंदर चला जाता है, या कुछ और करता है, मैसेजिंग करता है। तो वो कुछ ऐसे ही उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सब किस में आ गया, ये सब टर्सरी स्ट्रक्चर में आ गए। हम लोग इसके और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें से, जैसे एक एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन हो गया। देखिए इसको हम रब करते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और कुछ हमारे एग्जाम्पल बचे हुए थे इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसमें एक एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना टर्सरी स्ट्रक्चर में। और हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन किस में आ जाएगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब देखिए कह रहा है नो एंजाइम्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उसको ब्रेक कर सके, वो नहीं ब्रेक होगा। वो प्रोटीन फिर उससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, वो एज इट इज ही पड़ी रहेगी बॉडी में, या आउट ऑफ बॉडी होगी वो। अब देखिए कह रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय वूल बोरर। ये क्या है, ये वूल बोरर है, यहाँ पर ऐसे लिखिए वूल बोरर इंसेक्ट। और वो जो वूल बोरर इंसेक्ट है, उस जो एंजाइम है उसका, उस एंजाइम का क्या नाम है, मर्केप्टन्स नाम है। अपने पास क्या है, ये मर्केप्टन्स है। ये कह रहा है नो एंजाइम्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसा कोई एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम नहीं है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सके। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर होता भी है तो कहाँ पर होता है, वूल बोरर इंसेक्ट है जो वो सिक्रीट करता है, और उस एंजाइम का क्या नाम है, उसको मर्केप्टन्स नाम है। ये आप याद रखिए। अब देखिए इसमें क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। चलिए इसकी बात हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ये फिर हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, सुनिए ध्यान से। हमारे पास में ये मान लीजिए एक टर्सरी स्ट्रक्चर था, ये इस तरह से, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें से एक से ज्यादा, मोर देन वन, अगर ऐसे कोई चेन आ गई, एक ये चेन है, एक ये चेन है, या इससे भी ज्यादा कोई चेन बन जाती है इसी में से। एक्चुअल में वो जो यहाँ पर मोर देन वन टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, दीज आर आल्सो इन 3D स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, वो भी टर्सरी स्ट्रक्चर है। बट दीज आर टुगेदर विद ईच अदर, वो एक साथ आ गए हैं। अगर एक साथ आके और वो फिर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, वो कंबाइंड स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर्म दीज कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्स द 3D स्ट्रक्चर, ये भी होगा, फॉर्म्स द कंबाइंड स्ट्रक्चर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, 4th ये। और ये भी किस में होगा, 3D में होगा। ये आप दिमाग में रखिए इसको, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कैसी चीज है, ये वही 3D वाली है, या टर्सरी स्ट्रक्चर है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर फॉर्म्स द एक कंबाइंड फॉर्म, अगर कंबाइंड फॉर्म एक बना लेती है तो दोज कंबाइंड फॉर्म इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वो जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो वो 3D पॉलीपेप्टाइड चेन थी ना, तो अभी भी वो 3D स्ट्रक्चर ही रहेगा, और 4D तो होता भी नहीं है, ध्यान रखिए इसको। तो इसमें देखिए कह रहा व्हेन 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरैक्ट इन नॉन कोवेलेंट फॉर्म। यहाँ पे कैसे है, ये आपको वर्ड याद रखना है, इन नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन।
अगर वो नॉन कोवैलेंट एसोसिएशन में है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो हैं तो आपस में जुड़े हैं लेकिन कैसे, नॉन कोवैलेंटली जुड़े हुए हैं। अगर वो नॉन कोवैलेंटली जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन कोवैलेंटली अगर जुड़े हुए हैं तब हम लोग उसको मानेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो। क्लियर हो गई बात। अगर वो कोवैलेंटली अगर जुड़ गया तो फिर वो एक चेन बन जाएगी। जैसे हमारे पास में एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है, अगर इसको हम लोग कोवैलेंटली जोड़ दें तो पूरी एक चेन हो गई। अगर ये नॉन कोवैलेंटली जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं ऐसे, तो अभी भी ये अलग अलग दो चेन दिख रही हैं। आपको समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग चेन है ये। क्लियर हो गई बात ये। करेक्ट। काइमोट्रिप्सिन, इसमें से देखिए ये एग्जांपल बच रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4। आपके पास में कितनी होगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 अल्फा होगी और 2 बीटा हो गई। तो 2 अल्फा में से कितने अमीनो एसिड होते, एक में 141 अमीनो एसिड है, तो 2 में जो भी है आप कैलकुलेट कर लीजिए इसमें, और टोटल कितनी हो जाएंगी 574। तो एक हीमोग्लोबिन चेन के अंदर कितनी अमीनो एसिड होती है, 574 अमीनो एसिड होती है। बाकी उसको कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको लगेगा ऐसा कि ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, but not they are quaternary structure, they are tertiary structure because they joined are covalently। वो कैसे जुड़े होते हैं, वो covalently जुड़े होते हैं, having the more than one polypeptide chain due to the association by the covalently they form the tertiary structure। और वो कैसे हो जाते हैं, tertiary structure फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है काइमोट्रिप्सिन कंटेन्स 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कोवैलेंटली ज्वाइंट, और वो कैसे जुड़ जाते हैं, कोवैलेंटली ज्वाइंट। अगर कोवैलेंटली ज्वाइंट हो गए तो बस बात खत्म हो गई, 3 हो या 6 हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोवैलेंटली जुड़ गए तो ये समझिए कि वो एक बन गए। वो कैसे जुड़े उस पर नहीं ध्यान देना आपको। अगर वो कोवैलेंटली जुड़ा है तो ये मान के चलिए कि एक बन गया, वो एक बन गया। कह रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड सो द स्ट्रक्चर बिकम्स टर्सरी नॉट क्वाटरनरी, और वो कैसा हो गया, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आ गया। ये आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। कह रहा है इंसुलिन 51 अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो किससे जुड़ा होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। वो इतना मजबूती से जुड़ा होता है कि वो क्वाटरनरी में नहीं हो सकता। कभी आपको लगेगा भी नहीं कि अलग अलग है, वो लगेगा कि एक ही है, एक ही की ब्रांच है या एक ही कुछ भी है, इस तरह से। ऐसे कोलेजन है वो भी आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में आता है, और वो बॉडी में सबसे ज्यादा रहता है। इसको बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं बता रहे हैं इसके बारे में। और इसके बनने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर कहीं पर बाउंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वो फिर हीलिंग नहीं हो पाती है अच्छे से, उसमें कमी मतलब प्रॉब्लम रहती है उसमें से। जैसे हम लोग बात करते हैं गम्स में, अगर गम्स में बॉडी में विटामिन सी की कमी है और गम्स में अगर कहीं इंजरी हो गई है या बाउंड हो गया है तो ब्लीडिंग होती रहेगी, उसमें कोलेजन फाइबर्स न बनने के कारण कभी हीलिंग नहीं हो पाती है, ये प्रॉब्लम होती है। अगर वो बाउंड बना रहेगा तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, फिर वो पायरिया का फॉर्म ले लेगा। तो ये चीज़ रहती है। अब इसमें देखिए हम प्रोटीन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इतनी बात हो गई कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बनते हैं, टर्सरी कैसे बनते हैं। प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्सरी में पेप्टाइड हाइड्रोजन प्लस आयनिक, हाइड्रोफोबिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतने रहेंगे, और इतने ही आपके किस में से रहेंगे, क्वाटरनरी में रहेंगे। तो हमने अभी बात करी है, इसमें से बात क्या करी है, जो प्रोटीन है ये प्रोटीन हमने देखी कि कितने टाइप की प्रोटीन है, 2 टाइप्स। वन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड सेकेंड वन फंक्शनल प्रोटीन। एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और दूसरी कौन सी प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन
एंड फंक्शनल प्रोटीन, इतना ध्यान रखना है इसमें से। अब देखिए जो फंक्शनल प्रोटीन है, जैसे एंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज हो गई एंड सम हार्मोन्स, ये फंक्शन करेंगे। हमको मेनली इसमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, एंजाइम पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात है इसमें से कि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं। और टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या मीन्स हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या मीन्स हो गया, 3D हो गया। कैसा हो गया, ये 3D हो गया। एंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, सम हार्मोन्स हो गया उसमें, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं। और ये कैसा हो गया, ये 3D में आ गया। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो केवल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा, कोई भी कहीं पर भी है तो स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें से। अब अगर हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, अगर हम लोग आगे इसमें से एंजाइम की बात कर लेते हैं आज यहीं पर, क्योंकि प्रोटीन का ही बना होता है ये। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सिंपल भी होते हैं और कैसे होते हैं, कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, ये क्लियर होती है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बात यहीं पर कर लेते हैं। एंजाइम्स का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग अलग से करेंगे एंजाइम के बारे में, लेकिन आज ये प्रोटीन से रिलेटेड तो है ही ये, तो थोड़ा थोड़ा आज हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर एंजाइम्स का एक अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो अलग पढ़ाएंगे एंजाइम का लेक्चर। आज पहले हम इसको देख लेते हैं, ये जितना हो सकता है आज मैक्सिमम इसको करते हैं हम लोग। देखिए इसमें से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स, अगर हम लोग एंजाइम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो एंजाइम्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एक वर्ड देते हैं इसके बारे में, बायोकैटलिस्ट। बायो का मीन्स क्या होता है, लिविंग, लिविंग, जो लिविंग के अंदर फॉर्म हो, लिविंग के अंदर कुछ काम करे। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं कोई स्पीड अप करे, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसकी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या रिएक्शन को घटा दे, ठीक है ना। स्पीड अप कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट करेंगे। अगर उसको डिक्रीज कर रहा है तो उसको निगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे इसको। ये क्लियर हो गई बात। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट है। एक्चुअल में आपको ये समझना है कि ये लिविंग के अंदर ही फॉर्म होगा और लिविंग के अंदर काम करेगा। ये कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इसमें बात करते हैं। अब एंजाइम्स देखिए कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एंजाइम्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं एंजाइम्स। एक पॉइंट पहले और हम इसमें आपको क्लियर कर लेते हैं। एक वर्ड होता है एंजाइम्स, एंजाइम्स, और दूसरा वर्ड होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सिंपल सा मीन्स बस इतना ही है कि कोई भी कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा या उसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। 2 में से कोई एक काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है, ये कैटलिस्ट का सिंपल सा मीन। और ये जो कैटलिस्ट है तो हो सकता है ये कोई मेटल आयन भी हो, मेटल आयन। तो कैटलिस्ट और एंजाइम में ये डिफरेंस होता है। ये मेटल आयन में हो सकता है, लेकिन आपने अगर बायोकैटलिस्ट वर्ड पूरा लगा दिया है तो फिर वो एंजाइम भी उसमें से इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सा कैटलिस्ट नाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए वो मेटल आयन की बात कर रहे हैं, हम लोग एंजाइम से एक अलग बात करेंगे, फिर हम लोग बायोकैटलिस्ट वर्ड देंगे। या फिर सिंपल सा एंजाइम्स की बात करो जो लिविंग के अंदर बने और लिविंग के अंदर क्या कर रहे हैं, काम करें। ये अब इस तरह से हम लोग बात करते हैं इसमें एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। एक है हमारे पास में सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, और दूसरा है इसमें से कंपाउंड एंजाइम, या हम लोग कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बात कर लेते हैं, कंपाउंड एंजाइम, सिंपल एंजाइम या कंपाउंड एंजाइम।
सिंपल एंजाइम्स का मीन्स क्या होता है? सिंपल एंजाइम्स का मीन्स सिंपली होता है ये कि दीज आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, नॉट अदर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट। उनमें से कोई भी अदर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होगा ही नहीं, सिर्फ होगा भी तो कौन सा होगा? प्रोटीन पार्ट होगा। दे मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट, ओनली प्रोटीन पार्ट। और ये किसके बने होंगे? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बने होंगे, दो के बने होंगे। ये क्लियर होगी बात? ये इसमें से नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंजाइम बोलते हैं। अगर हम लोग सिंपल इसके बात करते हैं, इसमें से सिंपल एंजाइम्स के एग्जांपल देखते हैं तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, ये हो गया, ठीक है ना? पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और अमाइलेज हो गया, इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। लेकिन कंपाउंड एंजाइम में तो बहुत सारे हैं, इसमें से बहुत सारे हैं। इसमें मेटेलो एंजाइम वगैरह सब इसी में आते हैं। तो हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, एक कंपाउंड एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इसको एक नाम और दे लेते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम की भी बात कर लेते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम में कौन कौन आते हैं। ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स एंजाइम। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं, जो कि तुम इसमें थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं कि ये कैसे हो गया और ये कैसे हो गया। चलिए हम लोग इसमें बात कर लें, पहले एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं एंजाइम्स की, फिर हम लोग कॉन्जुगेटेड और सिंपल एंजाइम्स की बात करेंगे, फिर इसको क्लासीफाई बाद में करते हैं। इसको पहले एंजाइम्स पढ़ लेते हैं हम लोग। एंजाइम्स में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग सेल, क्योंकि इसका एक नाम है बायोकैटलिस्ट। इसका एक नाम रख देते हैं हम लोग, क्या नाम रख देते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट नाम रख देते हैं। कह रहा है एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग सेल, ठीक है ना, बट दे रिटेन देयर फंक्शन इवन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल। अगर हम लोग, वो तो सिंथेसाइज्ड हो गया लिविंग सेल के अंदर, अगर उससे हम उसे निकाल के बाहर कर लेते हैं और फिर उसका कहीं पे यूज करते हैं तो वो अभी भी एक्टिव फॉर्म में रहता है। वो यही कह रहा है कि अपनी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बनाए रखता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, और वो किससे? एक्सोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है? सिक्रीशन होता है उसका। कह रहा वन एंजाइम कैटलाइज्ड वन पर्टिकुलर रिएक्शन। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करता है? कैटलाइज करता है। दैट इज एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। ऐसा नहीं करता है कि उस जो एंजाइम है उसका, तो वो एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, और वो मैंने बता रखा है कि क्यों ऐसा होता है। देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं इसमें, जैसे कोई एंजाइम है इस तरह से, और यहाँ पे पर्टिकुलर उसके ग्रुप है जो किसी सबस्ट्रेट के साथ में आके जुड़ता है। अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, मान लीजिए ये ए है और ये सी है, तो ये बी के साथ जुड़ेगा और ये डी के साथ जुड़ेगा, तो वो ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें ये हो, तभी तो वो उससे जुड़ेगा ना, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। और जुड़ेगा जो हम लोग और सुपरफिशियली ऐसे देखते हैं कि ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में आके फिट होता है। एक्चुअल में उसका क्या मीन्स है ये समझ में आ गया। और एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही क्यों जुड़ता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों देता है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ बेस होते हैं और वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के जो बेस मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और वो अदर जो सबस्ट्रेट है उसमें जो होते हैं जिससे वो जुड़ सके, रिएक्ट कर सके, उसी से जुड़ेगा। इसलिए वो कैसा हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। वो कह रहा है वन एंजाइम कैटलाइज वन पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। अब ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट जहाँ से जुड़ा हुआ मैंने बता दिया आपको। देखिए कह रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। ना तो उसकी मात्रा कम होती है, अमाउंट में भी कम नहीं होता है, और ना ही उसकी क्वालिटी में।
कोई कमी आती है कि वो पहले ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, अब उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले था वो अभी भी वैसे ही काम करेगा, एज इट इज काम करता है वो। कह रहे एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन सो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, वही रिएक्शन अगर आपको बार बार करानी है तो वही एंजाइम आप निकाल के दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है उसका। ठीक है ना। कह रहा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एट द जीन लेवल, तो इसकी हम लोग क्या बात करते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और इसमें एक साइंटिस्ट थे बीडल एंड टेटिम, उन्होंने दिया था। और एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं ये। आइए इसको और थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वन जीन वन एंजाइम वाला, तो इसको देखते हैं हम लोग कि वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले इसका कॉन्सेप्ट कुछ और था, अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ और हो गया है। और वो कुछ और कैसे हो गया है उसको भी हम कोरिलेट करते हैं आपस में, क्योंकि हमने इतना पढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें हमने बता दी है आपको स्पेसिफिक, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो भी बोला, देखिए हम बता रहे हैं। ये क्या है, ये डीएनए है, और इस डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए निकलता है, एक मैसेंजर आरएनए निकलता है। और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन है, बहुत सिंपल सा। जीन लेवल की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में डीएनए है, इस डीएनए का ये वाला जो पार्ट है इतना, ये एक जीन का काम करता है, ये एक जीन है, ये इतना पार्ट कैसा है, ये एक जीन का काम करता है, ये जीन है। और ये जीन क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए बनाता है, और एक मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन बन गई, यहाँ पर बन गई प्रोटीन। अब देखिए अभी हमने क्या बताया आपको, थोड़ी देर पहले हमने ये बताया आपको, कोई भी अगर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन दो तरह की होती है, या तो स्ट्रक्चरल होगी या कैसी होगी, फंक्शनल होगी। बस यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है तो वो क्या है। अब देखिए ये जो प्रोटीन बनी है, मुझे नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है, नहीं पता है ना। और ऐसा भी नहीं होता है कि सारी की सारी जितनी प्रोटीन बन रही है सारी की सारी प्रोटीन स्ट्रक्चरल हो, ये भी बेकार है। और सीधी सी बात है कि एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो एंजाइम्स तो फंक्शनल में आएगा ना, तो पक्का ये फंक्शनल होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी जीन स्ट्रक्चरल बनाती हैं या सारी जीन फंक्शनल बनाती हैं, ऐसा नहीं है। अब इस बात को जो हम लोगों ने अभी देखा, वन एंजाइम हाइपोथेसिस की जो भी जीन है वो एंजाइम बनाती है, बिल्कुल गलत बात है ये। इस हाइपोथेसिस को किसने दिया, बीडल एंड टेटुम, जो कि आज ये मॉडर्न हो चुकी है। और इसको हम ये कह सकते हैं कह के यहाँ पर हम लोग कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। अब वो पॉलीपेप्टाइड में भी स्ट्रक्चरल में भी फंक्शनल, अगर फंक्शनल है तो एंजाइम, स्ट्रक्चरल है तो कुछ और हो जाएगा, कुछ ही बन सकता है, कोलेजन हो गया। तो हम लोग इस हाइपोथेसिस को किस फॉर्म में ले आए हैं, अब हम लोग इस हाइपोथेसिस को ले आए हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, हम लोग इस फॉर्म में ले आए हैं, इस फॉर्म में ले आए, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। क्लियर होगी बात, ये आपको समझ में आ गया कि ये वाली जो हमारे पास में हाइपोथेसिस थी वो हाइपोथेसिस किस में चेंज हो चुकी है। आज जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, तो मॉडर्न हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बात करेंगे, ये वाली बात करेंगे हम लोग, वन जीन वन एंजाइम किस में कन्वर्ट हो गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ये ऐसा हो गया और ऐसा क्यों हो गया, ये आपको समझना होगा, जीन लेवल पे जाके समझना होगा
कि ऐसा क्या है। अब देखिए एक एंजाइम और एक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक एंजाइम और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होगा। आइए देखते हैं इसमें। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। देखिए इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, बायो कैटलिस्ट नाम दे सकते हैं इसको, बायो कैटलिस्ट, इसको एक ये नाम दे सकते हैं हम लोग। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या सिंपल से हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बायो का मीन्स पता ही है आपको, लिविंग सेल है। तो देखिए कह रहा है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट सम, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते लेकिन फिर भी वो एंजाइम होते हैं, जैसे राइबो एंजाइम है, आरएनएज है। तो ये एंजाइम किसके, आरएनए के बने होते हैं, ना कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर हम लोग उनकी बात करेंगे तो यही बात करेंगे हम लोग, प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट सम लाइक राइबोजाइम, जो राइबोजाइम की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर कह रहा प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल, ये लिविंग सेल नाम ही उसका बायो कैटलिस्ट है तो लिविंग सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। कह रहा वर्किंग इफिशियंसी इज वेरी हाई, इसकी जो वर्किंग इफिशियंसी है बहुत ज़्यादा हाई है। आप एक बार एंजाइम ले लीजिए और रीयूज करते रहिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। कह रहा है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दियर सबस्ट्रेट, ये हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं कि वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक क्यों होंगी, क्योंकि एक्टिव साइट में जो हमने बताया जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिससे रिएक्शन करना होता है, ए अगर बी के साथ में रिएक्ट करेगा तो जब बी आएगा तभी रिएक्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। कह रहा है एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू दियर चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, जो एंजाइम्स है हाईली सेंसिटिव टू दियर चेंज, वो भी पीएच एंड टेम्परेचर के लिए है। क्लियर हो गई बात। ये टेम्परेचर और पीएच में जो चेंज है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होता है। और स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन एक्चुअल में वो जो प्रोटीनिशियस नेचर है उसका, प्रोटीन का बना होता है उसके लिए, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो हीट के लिए लायबल होती है, हीट लायबल होती है, वो हीट्स के लिए बड़ी सेंसिटिव है। अगर हीट बहुत ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो ज़्यादा में डीनेचर्ड हो जाएगी और कम होने में क्या हो जाएगा, कम होने में वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो यही कह रहा है डीनेचर्ड बाय हीटिंग बिकॉज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है इसलिए। अब इसके अगेंस्ट में ये अपने पास में कैटलिस्ट है सिंपल सा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, उसको पूरा नाम देंगे इनऑर्गेनिक, एक साथ है ये वर्ड, इसको याद रखिए ऐसे। अब ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मीन्स क्या हो गया, इनऑर्गेनिक में तो प्रोटीन आती नहीं है ना, प्रोटीन तो ऑर्गेनिक में आती है, तो इनऑर्गेनिक का क्या मीन्स हो गया, उसमें से कुछ और होगा। देखते हैं वो और क्या है। हमारे पास में क्या है, मेटल है, या तो आयन्स है, सिंपल आयन है, या फिर क्या है, मेटल आयन्स है। कह रहे नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयन हम लोगों की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोगों की बॉडी में अगर आयन प्रोड्यूस्ड होने लग जाए तो हम लोगों को तो वेजिटेबल्स खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वेजिटेबल्स तो हम लोग एक ही पर्पज से खाते हैं कि जो सॉइल में जो आयन्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके, वेजिटेबल्स खा के। आ गई ना बात समझ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि लिविंग सेल में ये आयन प्रोड्यूस्ड होते हो या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये कह रहा है कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली लो मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पर आगे कंफ्यूजन ना हो आपको, तो एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पर। एफिशिएंसी, ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम होती है। कह रहे हैं नॉट हाईली स्पेसिफिक एंड कैन कैटलाइज डाइवर्स रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि सबस्ट्रेट के लिए जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो सभी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन मेटल आयन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पास में कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, आप कॉपर तो फॉर्मली है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं ना, अब वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है आपसे कि वो इस रिएक्शन में भी काम कर रहा है, उस रिएक्शन में भी काम कर रहा है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में या ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम करता है वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो, बिल्कुल भी नहीं है वो। कह रहा है दीज आर नॉट हाईली स्पेसिफिक टू प्रोड्यूस पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस। मेटल आयन है तो इतनी जल्दी वो पिघलेंगे नहीं, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाले, तो ना तो वो पीएच के लिए स्पेसिफिक होंगे ना ही टेम्परेचर चेंजेस के लिए स्पेसिफिक होंगे। कह रहा है डू नॉट डीनेचर्ड एट हीटिंग, क्यों डीनेचर्ड होंगे, मेटल आयंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या
तो बहुत ज़्यादा होता है, और वो हल्के फुल्के चेंजेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का हम लोग चेंज भी करेंगे तो डीनेचर नहीं होने वाला। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, ये डिफरेंस है। आप कैटलिस्ट को मत समझिए कि वो मेटल आयन है या कैटलिस्ट एंजाइम्स हो गया, या तो पूरा नाम ले लीजिए। बायो कैटलिस्ट मीन्स एंजाइम हो गया, या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम मेटल आयंस हो जाएंगे। या सिंपल सा कैटलिस्ट अगर कोई बोल रहा है तो ये मान के चलिए कि वो मेटल आयंस ही होंगे, वो एंजाइम की बात नहीं कर रहा है। अगर एंजाइम वर्ड दिया गया है या बायो कैटलिस्ट दिया गया है तभी आप बात करेंगे, नहीं तो बिल्कुल आप कतई नहीं बात करेंगे इसमें से। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं इसमें से। एंजाइम के बारे में इतना हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ। हम लोग इसमें देख लेते हैं बायो कैटलिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे फिर और देखेंगे इसमें कुछ। तो इसको एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स की जो नॉमेनक्लेचर है उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने में? 6 क्लास दिए गए हैं। और वो 6 क्लास देखिए कैसे दिए गए हैं वो देख लेते हैं। क्या है अपने पास में? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अपने पास ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स अपने पास ये है। और वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है और वो कैसे है देख लीजिए। ऐसे ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे। और उसको ऐसे याद करना है आपको। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम लोग इसको नहीं करते हैं, बस इतना याद रखते हैं। ऐसे इसको याद करने के लिए ऐसे हमने बनाया है, वो आप याद कर लेना बाद में। उठली लैला पे आई, या सिंपल सा बस ऐसे याद कर लीजिए, उठली लाई, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए बस। अब देखिए इसकी 6 क्लासेस हैं। वो 6 क्लासेस कैसे हैं ये देखते हैं इसमें। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन काम करेगा। और हम लोग इसमें बात करेंगे टी से, तो क्या काम करेंगे? ट्रांसफरेज काम करेगा। ये ट्रांसफरेज, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। और हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा? हाइड्रोलेसिस। एल से क्या आ जाएगा? एक है लाइसेस। लाइसेस में क्या होता है? ये एंजाइम से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो दूसरे को जोड़ेगा। ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस तो समझ ही रहे होंगे, वाटर से रिलेटेड है। और लाइसेस में बॉन्ड, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो नया बनाएगा, इसमें ये ध्यान रखना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस सिंथेसिस, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड प्लस सिंथेसिस ऑफ बॉन्ड, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये क्या है? इसमें से आइसोमरेजेज, तो ये तो क्लियर है ना, सभी को आइसोमराइजेशन करेगा। और ये क्या है? लाइगेसेस। तो लाइगेज क्या करता है? डीएनए में अगर कहीं पे डीएनए ब्रेक है तो वो क्या करेगा? उसको जोड़ेगा, ठीक है ना। या लाइगेशन ऑफ या सीलिंग ऑफ डीएनए, ये इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, लाइगेशन ऑफ डीएनए, ठीक है ना। और इसमें तो पता ही है आपको कि आइसोमर्स बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमराइजेशन। सिंपल सा इसको लिख देते हैं, इसको क्या करेगा? ये आइसोमराइजेशन। तो इसको इस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं एंजाइम को।
कुछ एंजाइम को जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम करते हैं, तो उसको किस क्लास में रख दिया गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, मीन्स ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में रखा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में रखा गया है। और जो ट्रांसफरेज है उसको किस क्लास में रखा गया है, ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप, वो कुछ न कुछ ट्रांसफर करेगा, इससे उसमें ट्रांसफर करेगा, उससे किसी और में ट्रांसफर करेगा। हाइड्रोलिसिस वाटर से रिलेटेड हो गया, ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। लाइजेस, तो लाइजेस में जैसे दो कंपाउंड हैं तो एक ब्रेक करेगा और दूसरा कोई ना कोई एक बॉन्ड सिंथेसिस करेगा वहां पर। आइसोमरेजेज है तो आइसोमराइजेशन करेगा, लाइगेजेज है तो स्पेसिफिक होता है ये कि ये अदर पे बॉन्ड और ब्रेक नहीं करे, सिर्फ डीएनए के पास जाएगा और डीएनए का बॉन्ड अगर कहीं पे कट है या कुछ, या उसको जोड़ना है या निकिंग हो गई है, निकिंग अगर कटिंग हो गई है वहां पर, तो ये क्या करेगा, सील करेगा उसको, सीलिंग ऑफ द डीएनए या लाइगेशन ऑफ डीएनए। तो आपके पास में ये 6 क्लासेस हैं और इस 6 क्लास को आप बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हो गया। अभी एंजाइम्स के बारे में हमें और बताना है इसमें से कि उसका जो बहुत सारी लॉक एंड की हाइपोथेसिस है और इसका इनहिबिशन है, एलोस्टेरिक साइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इनहिबिशन में ही हम लोगों को बताना है इसमें। और साथ साथ में कंजुगेटेड जो एंजाइम होते हैं या कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं जिसमें से प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि ये कोएंजाइम है और ये एपो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम कैसे बन गया, कोफैक्टर कैसे बन गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे बन गया, और क्या बोलते हैं एक्टिवेटर कैसे बन गए, तो ये हम लोग देखेंगे उसमें से। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो आज अभी आप इतना ही समझिए, एंजाइम्स बहुत बड़ा पार्ट है और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।